नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीईटी की क्लास के लिए। मुख्य तौर पे जो मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ वो सीटेट पे कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो ऑल स्टेट के जो टेट होते हैं उन सभी की तैयारी इसके साथ ही यहाँ पर हो जाती है। ये हम जो तैयारी कर रहे हैं वो पेपर नंबर 1 के लिए है, और इससे पहले कि हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं, और उसके अलावा 2 क्लास हमारी इसके क्वेश्चन आंसर की भी कुछ सेट प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पर डाले हैं, उसकी हो चुकी है। आज 5वीं क्लास है, बाल विकास के अध्ययन की विधियाँ। तो आपको अगर टीईटी की तैयारी करनी है तो जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ, चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो, आपके काम की है तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, बाल विकास के अध्ययन की विधियाँ। तो यहाँ पर पहली विधि मैंने ले रखी है क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। तो इसमें देखो क्या है, इसमें लिया है इस विधि का प्रयोग सबसे पहले प्रेयर, ये जो नाम है ये सब मनोवैज्ञानिकों के नाम है, ने 1882 में किया था। उन्होंने जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे के द्वारा अनुभव की गई क्रियाओं का अध्ययन किया। अब इसमें देखिए क्या कहा, इस प्रयोग से वे बच्चों में ज्ञानेंद्रियों के क्रमागत विकास था उसके व्यवहार की जाँच कर रहे थे। और ये जो विधि है इस प्रयोग में बच्चों के दैनिक व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, देखिए ये पॉइंट काम के होता है, दैनिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। इसको लिखा जाता है और उसका अध्ययन कर व्यवहार में आवश्यक सुधार किया जाता है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, फैक्ट होंगे, जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर भी दूंगा, और कुछ मैंने यहाँ पर अलग रंग से लिख भी दिए हैं। जैसे निरीक्षण विधि, यहाँ पर निरीक्षण विधि में अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ लाल रंग से भी एक कर रखा है, बाल मनोवैज्ञानिक यंग के अनुसार। तो यंग की एक परिभाषा है, ये परिभाषा आपसे सीधे पूछी जा सकती है, और बाकी जो लोग अभी पढ़ाई करते हैं बीएड या डीएलएड वगैरह करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये काम की हो जाती है। तो इसने क्या कहा है, बच्चों या किसी शिक्षार्थी के सामूहिक विकास को बैठकर अवलोकन करने को निरीक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, निरीक्षण का मतलब ही क्या हुआ कि आप एक तरह से उनको देख रहे हैं, उनको अवलोकित कर रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। ठीक, अब कह रहे हैं इस विधि में निरीक्षण कार्य सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखा दे। निरीक्षण कार्य सावधानी पूर्वक किया जाता है और उपयुक्त योजना बनाई जाती है। बालकों के व्यवहारों का निरीक्षण करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। निरीक्षण विधि में शिक्षक सहभागी बनकर, सहभागी मतलब कि उनके साथ पार्टिसिपेट भी कर सकता है अथवा व्यवस्थित रूप से प्रतिदिन निरीक्षण कर सकते हैं। सहभागी विधि में शिक्षक बच्चों के साथ उनके क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अभी देखो यहाँ पर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। सामान्यतः निरीक्षण विधि का प्रयोग परिकल्पनाओं बनाने के लिए करते हैं, परिकल्पनाओं को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस विधि द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों जैसे क्या, कैसे और कहाँ आदि का सही जवाब मिलता है। मतलब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं जो आपके काम आते हैं परीक्षा में। अगला है प्रयोगात्मक विधि। इस विधि में बालकों को एक समस्या दी जाती है और फिर यह देखा जाता है कि वे उस समस्या को प्रयोग द्वारा किस प्रकार सुलझाते हैं। जैसे कि इसका नाम है प्रयोगात्मक, तो यहाँ प्रयोग ही करेंगे। अब प्रयोग कोई साइंटिफिक प्रयोग नहीं होते, यहाँ बेसिक से प्रयोगों की बात होती है। जैसे कोई विशेष चित्र बनाने को दिया जाता है तो बालक चित्र के विषय को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, यह देखकर उनकी परिपक्वता, सीखने की क्षमता, प्रेरणा, विभेदीकरण तथा संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे उस चित्र को किस प्रकार बना रहे हैं, उनका उसको प्रस्तुत करने का ढंग क्या है, उसमें वो क्या बारीकियाँ दिखा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बारीकियाँ तो बच्चे से क्या उम्मीद करेंगे हम, हाँ नॉर्मल सी चीज़ों की उम्मीद तो हम कर सकते हैं, और कभी कभी उम्मीद से भी बढ़कर कुछ चीज़ें बच्चे यहाँ पर बना देते हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इस बच्चे की सीखने की क्षमता क्या है, ये कितना और अच्छा बना सकता है। अगर इसके साथ थोड़ी मेहनत की जाए तो ये काफ़ी आगे तक बढ़ सकता है। ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, इसमें पॉइंट है प्रयोगात्मक विधि कार्य एवं कारणों के बीच संबंध की जांच कराती है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं जो लाल से लिख दे रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सब काम के आपके, ये क्या करना है, कार्य और कारण के बीच संबंधों की जांच करती है। इस विधि द्वारा व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है जो कि सटीक माने जाते हैं। मतलब ये विधि काफ़ी अच्छी विधि है, प्रयोगात्मक विधि। और वैसे भी प्रयोग करके जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें काफ़ी हद तक उसके बारे में अच्छी जानकारी मिलती है कि हाँ भाई इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। प्रयोग बहुत जरूरी है, साइंस तो हमारी पूरी प्रयोगों पर टिकी हुई है। अगला है समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियाँ। जैसे कि समकालीन में क्या है, देखो इसको ध्यान देखेंगे। इस प्रणाली, पहला ही पॉइंट है काम का, इस प्रणाली में बालकों को विभिन्न आयु के आधार पर समूहों बांटा जाता है। यहाँ पर अलग अलग आयु के आधार पर समूहों में यहाँ पर बांटा है। क्या कहते हैं, पॉइंट यहाँ अगला है अध्ययन के विषय, जैसे कौन सा बालक दौड़ने में रुचि रखता है, यह निर्धारित करने के लिए अलग अलग आयु स्तरों के बालकों का चयन किया जाता है। दौड़ने के क्रम में इन सभी बालकों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता को परखा जाता है।
तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें अलग अलग आयु वर्ग के छात्र हैं। तो कौन सा छात्र क्या कहते हैं भाई, जो बड़ा होगा थोड़ा ज़्यादा ही दौड़ेगा या अच्छी तरह दौड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों की ये अध्ययन किया जाता है कि देखो एक उम्र से दूसरी उम्र तक जाने में, या एक उम्र का बच्चा और दूसरी उम्र के बच्चे में देखो क्या अंतर है कि इसका शारीरिक विकास कितना हुआ है या मानसिक विकास कितना हुआ है। केवल दौड़ की बात नहीं है, और बहुत सारे क्रियाकलाप यहाँ हो सकते हैं। इस प्रणाली से शिक्षक को जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी जल्द हो जाती है और दो विभिन्न बालकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। ये पॉइंट है, देखो दो विभिन्न बालकों के बीच यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं हम किससे, सामान्य समकालीन अध्ययन प्रणाली से। अब दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली क्या है, इस प्रणाली में बालकों को एक ही आयु के आधार पर बांटा जाता है। यहाँ पर एक ही आयु है, वहाँ अलग अलग थी, यहाँ पर एक ही आयु का वर्ग है। उनकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यता को क्रमबद्ध रूप से लिखकर उसे बढ़ती आयु के साथ मापा जाता है। ठीक, इसके द्वारा बालकों की शारीरिक लंबाई, भार, बुद्धि लब्धि, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ किस किस का अध्ययन कर रहे हैं इस विधि से, शारीरिक लंबाई, भार, बुद्धि लब्धि, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हम बालकों को लेखन कला को जांचने के लिए 50 बालकों का चयन कर रहे हैं और 1 वर्ष बाद उनकी लेखन शैली का निरीक्षण करेंगे कि भाई पहले क्या लिख रहे थे और अब किस तरह से लिख रहे हैं, क्या उनका प्रस्तुतिकरण है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार से बालकों के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। इस प्रणाली में बालकों का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तर पर विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये प्रणाली में किस तरह का, अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली में बालकों का अध्ययन किस आधार पर होगा, सामूहिक, व्यक्तिगत, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे, दोनों, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर विश्लेषण होता है। अगला है, बालकों के नमूने के चयन में गलती होने की संभावना भी यहाँ पर कम रहती है। इसके द्वारा बालक के विकास की प्रक्रिया का सही आकलन संभव होता है। अगली विधि जो है साक्षात्कार विधि। ये विधि देखो क्या है, इसमें साक्षात्कार मतलब जैसे सामने से कोई चीज पूछने के ऊपर होगी ना। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू वाला अलग हुआ, यहाँ पर बच्चों का इंटरव्यू नहीं लेना, आपने केवल जानकारी इकट्ठी करनी है प्रश्नों के माध्यम से। जैसे कि बालकों की कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में शिक्षक केवल अवलोकन या निरीक्षण द्वारा नहीं जान सकता। जैसे बालक कक्षा में किस सामग्री की कमी महसूस कर रहे हैं या उनका सहपाठियों के बारे में क्या सोचना है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए शिक्षक को साक्षात्कार विधि का प्रयोग करना होगा। यानी कि प्रश्नों को पूछने वाली विधि कौन सी है, साक्षात्कार विधि होती है। इस विधि में बालकों से कुछ निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर का आधार पर समस्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर अगला पॉइंट है, बालकों से प्रश्न पूछने के लिए खुली प्रश्नावली। देखो 2 प्रश्नावली यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की है, खुली और बंद। इन दोनों का मतलब क्या है ये भी आप इसमें जान लेंगे। खुली प्रश्नावली में क्या है और बंद प्रश्नावली में क्या है। तो देखो खुली प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बालकों के पास यह अवसर होता है कि वे स्वतंत्र होकर अपने शब्दों में उत्तर दें। यानी खुली प्रश्नावली का मतलब होता है बच्चा उसका जवाब कुछ भी दे सकता है अपनी इच्छा से। और जबकि इसका उल्टा अगर हम बंद प्रश्नावली की बात करें तो बोला है बंद प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बालक के पास केवल हाँ या नहीं में उत्तर देने का ही अवसर होता है। वो आपको और कुछ नहीं बताएगा, केवल हाँ या ना कहेगा। जैसे क्या सहपाठी आपको तंग करते हैं, तो बच्चा या तो हाँ कहेगा या फिर ना कहेगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली के बारे में भी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस में आते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि। बालकों के कुछ व्यवहार जैसे कि क्रोध, चिड़चिड़ेपन आदि को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए, यानी क्रोध और चिड़चिड़ापन, यानी कि एक तरह से संवेगों की बात हो रही है। संवेगों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे गेंद को जाली में डालने का खेल दिया जाता है तो परीक्षण द्वारा यह जाना जाता है कि गेंद के जाल में कितने बार नहीं जाने पर वे खींचते हैं, मतलब कितने बार वो गुस्सा करते हैं या कुछ अलग तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो उसके संवेगों को जाना जा रहा है यहाँ पर। और मनोवैज्ञानिक बेस्ट यहाँ पर है, उसके अनुसार दे रखा है किसी बालक के व्यवहार के पक्षों को मापने एवं गणना करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिकों के नाम जो दे रखा हूँ इनकी परिभाषाएं हैं, तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। जितना समझ में आए उतना तो जरूर होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा रटना वाला काम अभी आप शुरू ऐसा नहीं करेंगे कि रट्टा मारें, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आपका काफ़ी हद तक रटने या याद करने वाला काम हो जाता। फिलहाल आपको समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना है। जहाँ डाउट हो तो आप यहाँ पर मुझ पर कमेंट सेक्शन में आपके पास ऑप्शन होता है, मुझसे क्वेश्चन पूछें, सर ये वाला पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, इसको मुझे बताएं, तो मैं उसको आपको दोबारा से बता दूंगा, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है, ये वीडियो मैंने इतना ही रखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें।
और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।